हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली कंप्यूटेशनल थिंकिंग का कोई सॉन्ग का सिलेबस कोशिश करने की एक ही शॉर्ट में बता दिया जाए। तो मैं बेसिकली तुम्हें बेसिकली वीक 1 से 4 तक का जो भी वीकली समरी है उन सबको एक वीडियो में खत्म करवाऊंगा। तो जो भी थोड़ी पोर्शन से तुमसे कंप्लीट कर सकें, बीच में मैं कुछ एग्जांपल छोड़ूंगा जिससे अपनी थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चन भी हो जाए। कहीं ना तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस असाइनमेंट और ग्रेड असाइनमेंट कर लो, और उसके अगर तुम सॉल्यूशन देखने में दिक्कत हो तो टू चैट जीपीटी तो सारा अच्छे से बता देगा तुम्हें समझ सके। बस फोटो डालो क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लो तो तुम्हें उसके आंसर समझ जाएंगे। तो जो भी थ्योरी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कर देंगे, तो तुम्हारा काम होना चाहिए कि सीधा थ्योरी क्वेश्चन जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उतना थ्योरी क्वेश्चन मोर देन एनफ है, एंड 2 क्वेश्चंस। और ये वाला काम खुद करना, ग्रेड असाइनमेंट खोलो उसमें से देखो क्वेश्चन और उसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो अभी हम वीकली थ्योरी सेशन से स्टार्ट करेंगे और चारों वीक की थ्योरी को एक वीडियो में निपटाएंगे। तो पहला है वीक 1। ठीक है, वीक 1 में बेसिकली क्या सिलेबस देख लेते हैं। पहला है डेटा टाइप्स, उसके बाद है सेमेट्री ऑफ डेटा। ठीक है, और बेसिकली एक तरह से इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशन, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, लॉजिक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सोचना। तो ये तीनों चीज़ें हैं, इसको एक बार एक करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीक 1 से। वीक 1 तो बेसिकली कंप्यूटेशन है क्या। हम अगर कंप्यूटर से भी काम करवाना है तुमको, जैसे हमें करवाना है सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 1 to 100। अब हमें 1 से लेकर 100 तक का सम करनी है, जैसे 1 + 2 + 3 ऐसे करते रहते हैं 100 तक का। उसको हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं कि n × 1 + 1/2। लेकिन काफ़ी ऐसे सम्स होंगे जिनके फॉर्मूले में नहीं पता है ना, तो उस केस में क्या करिए, और कंप्यूटर हमसे ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर जानता नहीं है काम क्या करना है। तो हमें बेसिकली कंप्यूटर को बताना होता है कि काम क्या करना है, काम को कैसे करना है। तो और इसके बदले में फ़ायदा क्या मिलता है कि जो काम हम बहुत टाइम लगा करेंगे उसको कंप्यूटर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कर देगा, कि ये फ़ायदा है कंप्यूटेशन का। और इसी के लिए हमें लॉजिक सेट में पड़ते हैं, डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैसे बताएंगे, उसी को बोलते हैं कोडिंग। या और डेटा साइंस के फील्ड में हमें जैसे बहुत सारे डेटा के साथ खेलना होता है कि अपने पे 100 टेबल्स है, 100 रोस है, बेसिकली 100 पर्सन थे, उसमें से अपने को देखना 18 से ऊपर कौन है, 18 से नीचे कौन है। तो हम एक एक करके देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर ये काम बहुत फास्ट कर देगा। तो ये डेटा साइंस फील्ड में सब बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए हम आगे बेसिकली लैबोरेटरी में पाइथन सीखते हैं, जो हम ये करने से अलाउ करता है। लेकिन उससे पहले हम ये सोचना आना चाहिए कि कंप्यूटर थिंक कैसे करता है, इसी के लिए अपना कंप्यूटेशन से ठीक है फुल से। तो स्टार्ट करता हूँ वीक 1 को डेटा टाइप से। और डेटा टाइप्स बेसिकली वैसे हम कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जैसे a = 10। तो a क्या है, एक इंटीजर नंबर है ना ये, क्योंकि 10 है। तो ये इसका डेटा टाइप हो गया इंट, मैन के इंटीजर। ऐसे अगर मैं एक को डिफाइन करता है, एक वर्ड है हेलो। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है बेसिकली। जो कैरेक्टर्स है ना, बहुत सारे HELLO, तो ये जो सेट ऑफ कैरेक्टर है उनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं कंप्यूटेशन की भाषा में। अगर a मैं बोलता हूँ h, या मैं बोलता हूँ हैशटैग, या फिर कोई भी नंबर जैसे 1, बस ये चीज़ होनी चाहिए उसमें। तो ये हो गया अपना कैरेक्टर, तो उसको कैर बोल देते हैं शॉर्ट में। एंड इवेंट के जैसे ही काफ़ी डेटा टाइप्स हैं, तो इनको देखते हैं। पहला तो इवेंट हो गया, वो एंट में बेसिकली इंटीजर वैल्यू जो स्टोर करता है, जैसे कि -1 इज रूट और 1 रेफर टू इट में से। फिर अपना फ्लोट आ गया, और फ्लोट में बेसिकली डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल से 2.1, फिर अपना -1.09 कर दिया ना, इसी -222.00 ऐसी। और फिर अपना आता है बिलियन। बिलियन बेसिकली दो ही वैल्यू स्टोर करता है, बिलियन इसमें या तो ट्रू और या फॉल्स। तो ये दो ही वैल्यू स्टोर करता है दोनों। जब हमें हाँ या ना आंसर चाहिए बेसिकली, तो बिलियन वहाँ पर तो सुनते हैं भी देगा। वैसे कैर कैर हो गया, कोई भी 1 कैरेक्टर, वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, उसको डिनोट करता है इसके तरह रिमोट होता है एग्जाम्पल 1। और तो कोई ये क्या है, नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है। अगर ये हो गया तो ये हो गया कैर, ठीक है। और अगर ये ऐसा वन है तो ये है इंट, अगर ऐसा वन है तो ये है फ्लो। सब में फर्क है, ठीक है। ये ऊपर का ब्रैकेट हो जाएगा तो अपना वो कैरेक्टर के अंदर इंक्लूड होगा, ना कि इंटीजर, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल लगा, ऐसे ही काफ़ी एग्जांपल्स है जैसे कि ये फिर हैशटैग कोई भी स्पेशल कैरेक्टर सारे बोर्ड ऐसे। और फिर 2.01 या फिर जूममैन के ऐसे ही अपना स्ट्रिंग आ गया। स्ट्रिंग है सेट ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैप बेसिकली बोल सकते हैं, हिसाब भी।
चलो इनसे I1 किसी के ये नहीं, ठीक है, I1 प्रीमियम इनको मैं तो वैसे छोड़ देता screen of works and different to work usable. और एग्जांपल्स उसके हो सकते हैं जैसे आई हैश टैग किसे कर दिया ये उसका हम डिनोट करते हैं ओके लाइक एक वाला या फिर डबल स्ट्रोक्स। ओके, तो ये सिंगल या डबल से डिनोट होता है और ये बेसिकली स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। जैसे हमने हाई लिखा ये भी सही है और ये एक के साथ में हाई लिखा ये भी सही, ठीक है। और अगला देखता है इसके अलावा तो कोई ऐसे मतलब ये 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 है ना ये आते हैं बेसिक डेटा टाइप्स। अब उनके अलावा होते हैं कुछ सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स, उनको भी देख लेते हैं। उनके अलावा कुछ होता सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स। तो पहले आता है सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स में क्या होता है, हमने जो बेसिक डेटा टाइप सीखे थे ना, यहाँ पे 5, हाँ 5 हैं। तो इसके अलावा कुछ डेटा टाइप्स है, ये सब तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जिनमें कुछ वेरिएबल होता है जैसे ए और उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू डाल दी जैसे कि कोई भी वैल्यू -1, तो ये हो गया अपना इंट डेटा टाइप। कोई दूसरी हमने वैल्यू ली या फिर वेरिएबल बोल दूँ मैं कि पी नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू स्टोर कर दी जैसे 2 1 0, तो ये हो गया फ्लोट। तो बेसिकली ए एंड बी क्या है, एक वेरिएबल है जिनके अंदर वैल्यू स्टोर है -1 या 2 0। तो अगर बहुत सारी वैल्यूज है जैसे -1 2 3, उसके बाद हेलो, हेलो भी एक वैल्यू ही है ना, ऐसे करते करते। तो अब उन सब के लिए हम अलग अलग वेरिएबल तो नहीं डिफाइन कर सकते, तो इसके लिए हमने एक ही वेरिएबल डिफाइन कर देंगे और उससे सारी वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर लेंगे। उसके लिए सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स का यूज़ होता है। तो पहला है उसमें से लिस्ट, और हमें बस ये ब्रीफली देखना है, कहीं आएगा भी नहीं, बस वीक 1 to 4 में बहुत ही कम यूज़ है, इसका यूज़ ही नहीं है बेसिकली, बस ये आया है तो बता देता हूँ। उसके बाद यूज़ है वीक 2 से, तो उसमें डिटेल में देखेंगे अभी बस। तो इसको डिनोट करते हैं इससे स्क्वायर ब्रैकेट से, जैसे 1 2 फिर अपना हेलो आ गया है ना, फिर अपना हैश टैग आ गया जैसे कैरेक्टर हो गया ना, फिर अपना ट्रू आ गया जो कि बूलियन वैल्यू, इसको हमने स्टोर कर दिया। तो लिस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि लिस्ट जो होते हैं वो होते हैं म्यूटेबल। कहीं भी म्यूटेबल हो उसका मतलब होता है चेंजेबल, कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। और चेंज कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। बस हमें ये जानना है कि ये म्यूटेबल होते हैं। जैसे अगर हमने एक लिस्ट डिफाइन कर दी जैसे L1 था लिस्ट का नाम, अब इसी में हम L1 में कुछ नंबर ऐड कर दें जैसे 2, तो अब नया लिस्ट क्या हो गया, नया L1 हो गया। बस यही चीज़ पूरा इसी चीज़ को कॉपी कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। बस एक चीज़ और आ गई इसमें, अब 2 यहाँ पे था ना, दोबारा पहले से लिखा, लेकिन अभी कोई और 2 आ जाएगा, तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है डिक्शनरी, या फिर मैं बोलूँ ट्यूपल बोल देता हूँ, ट्यूपल। इसको डिनोट करते हैं राउंड ब्रैकेट से, जैसे 1 2, ऐसे इसमें भी हेलो वगैरह सब आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ट्रू, ठीक। लेकिन ये होता है इम्यूटेबल, इम्यूटेबल जैसे नॉन चेंजेबल। अगर मैंने ये T1 डिफाइन कर दिया, तो अगर मैं लिखूँ T1 प्लस कोई नंबर, तो ये फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा। तो टपल्स होते हैं इम्यूटेबल, तो इसको चेंज नहीं कर सकती, ये ऑपरेशन से, ये ऑपरेशन ही इनवैलिड है। उसके बाद आएगा अपना सेट। सेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, और बेसिकली जैसे ये हो गया 1 2 D ऐसे, ओके। इसमें कोई भी डी होता है बना सकता हूँ, इसको जैसे S1 बोल दिया,
इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो ये म्यूटेबल होते हैं। तो ये लिस्ट से अलग कैसे हैं? लिस्ट से अलग ऐसे हैं कि ओनली यूनिक एलिमेंट्स आर अलाउड। इसका मतलब है अगर पहले अपना S1 ऐसा था, वैसे हम लेते हैं अपना S1 था, ये S2 बोल देते हैं, S1 तो इन्होंने ऊपर डिफाइन कर दिया, S2 बोल देते हैं जो कि ऐसा था। अब अगर हमने बोला S2 में एक नंबर 2 ऐड करना है, तो अब S2 कैसा होगा? तो S2 अब होगा 1 2 4, मतलब 1 4 2 ही कर देते हैं कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। तो 2 को ऐड करने से भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि खाली यूनिक एलिमेंट हो सकते हैं, 2 बार 2 नहीं आ सकता। अगर मैं S2 में करता 3, तो S2 ऐसा हो जाता ये 1 4 2 और फिर 3, ठीक है ऐसे। और तो खाली यूनिक एलिमेंट्स अलाउड है, ऐसे देखना है अपने को बेसिकली। और दूसरा, इसमें ऑर्डर नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर से मतलब है अगर मैंने एक बार प्रिंट किया या फिर मैं बोलूँ रिटर्न रिटर्न S2, मतलब मुझे S2 चाहिए, तो एक बार रिटर्न हुआ 1 4 2। अब मैं अगर दूसरी बार बोलूँ ना कंप्यूटर को कि मुझे दोबारा एक बार रिटर्न कर दो S2, तो ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्डर में आए, 1 2 4 कुछ भी हो सकता है, कोई भी रैंडम ऑर्डर हो सकता है। तो इसमें ऑर्डर नहीं होता। बाकी इन दोनों में या फिर आगे जो भी देखेंगे उन सब में ऑर्डर है। इसमें ऑर्डर होता है, ऑर्डर इता, इसमें भी ऑर्डर होता है और इसमें ऑर्डर नहीं होता। ये कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ। तो हो गया म्यूटेबल, इम्यूटेबल, और ये अपना म्यूटेबल और ओनली यूनिक, इसमें अलग फीचर था। अब एक लास्ट रह गया डिक्शनरी। डिक्शनरी इसको डिनोट करते हैं डिक्ट से भी, या फिर इसके लिए भी यही से डिनोशन होता है। बस इसमें एक चीज़ फ़र्क है, की वैल्यू के फॉर्म में होता है ये। जैसे जैसे 1 पे राम आ गया और फिर 2 पे श्याम आ गया। तो ये क्या है बेसिकली, 1 जो है वो की है और राम जो है वो वैल्यू है, ठीक है। तो की और वैल्यू के पेयर में होता है, इसलिए सेट से ये अलग है। बाकी कर्ली ब्रैकेट्स तो दोनों में होते हैं ना, सेट से अलग कैसे होगा? एक की है एक वैल्यू है। और की जो हो गया इसमें अपना 1 और 2 हो गया, वैल्यू हो गया इसमें राम श्याम और राम, मतलब कोई भी और दोनों थी तो मैं ऐसे ही दिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद की जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल एंड यूनिक। इम्यूटेबल और यूनिक होते हैं। एक बार हमने की डिफाइन कर लिया, उसको चेंज नहीं कर सकते और वो हमेशा यूनिक रहेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एग्जांपल रोल नंबर। एक बार हमने रोल नंबर डिफाइन कर लिया, उसको डिलीट थोड़ी कर देंगे, और रोल नंबर यूनिक ही होते हैं। तो ऐसे है, इसमें वैल्यूज हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं बेसिकली। तो डिक्शनरी में तो इतना ही है, मतलब बेसिकली अपना यहाँ पे वर्ड लगाते था। हाँ, तो डिक्शनरी में इतना ही है, और इसके अलावा भी बेसिकली, और वैसे डिक्शनरी में वो टेबल होते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ जो होती है ना, वैल्यूज़ ये नो यूनिकनेस रिक्वायर्ड, कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे नाम किसी का, 2 नाम सेम हो सकते हैं ना, नो यूनिकनेस, और उसके बाद म्यूटेबल भी होती है कि इसको चेंज कर सकते हैं। इसको बदलते कैसे? जैसे अपना ये था, ये वाला डिक्शनरी, इसको D1 बोल देता है। तो D1 में एक की बना रहा हूँ 3 नाम का, जिसके अंदर मैं स्टोर करूँगा कुछ भी स्टोर करता हूँ राजू नाम से, कोई भी नाम, ठीक है। तो अब नया डिक्शनरी क्या प्रिंट होगा? 1 पे राम जैसे नीचे लिखा, 2 पे श्याम, और बस एक और वैल्यू आ जाएगी 3 पे राजी। 3 वैल्यूज पे रहेगा। तो इस तरह से करते हैं, और फर्दर इसके बारे में सीखेंगे आने वाले वीक्स में, अभी तो कुछ नहीं। तो इसके साथ अपना डेटा टाइप्स तो ख़त्म हो गया, और अपनों को अब करना है बेसिकली सैनिटी ऑफ डेटा। तो सैनिटी ऑफ डेटा क्या है वो देखते हैं। सैनिटी ऑफ डेटा कुछ नहीं है बेसिकली, जैसे एक क्वेश्चन, एक बेसिकली टेस्ट लिया जिसमें टेस्ट वाज ऑफ 100 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग।
नो नेगेटिव मार्किंग। तो मैक्स मार्क्स इतना हो सकता है 100 और मिनिमम मार्क्स 0। और तो किसी के मार्क्स आए, कोई एक्स बंदा है, उसके जो मार्क्स हैं वो या तो 0 या 0 से बड़े हो सकते हैं, या 100 या 100 से कम हो सकता है। तो किसी बंदे के मार्क्स, किसी एक्स बंदे के मार्क्स जो हैं वो 101 तो नहीं आ सकते ना, या 102, या -1 या -2, है ना। तो यही है समेटिव डेटा कि कुछ जो अपना डेटा है ना, उसकी एक फाउंडेशन है डेटा की, या कि 0 से 100 के बीच होगा ये वाला, कोई 0 के 1000 के बीच होता। और जैसे किसी के नेम के फील्ड में हम रोल नंबर नहीं डाल सकते, वी कैन नॉट पुट रोल नंबर इन समवंस नेम कॉलम, एंड वाइस वर्सा, कि रोल नंबर में भी नेम ही डाल सकते ना, एंड वाइस वर्सा। यही है सैनिटी ऑफ डेटा कि बेसिकली डेटा का अपना एक वो है, लिमिटेशन है कि यहाँ से यहाँ ही हो सकता है और उसके वो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो यही सैनिटी ऑफ डेटा डिफाइन करता है। और इसी से मतलब क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे कि कहीं पे रोल नंबर की जगह नेम डिफाइन कर दिया, या फिर वो 100 नाम मार्क्स के पेपर में 101 दे दिया, ऐसा पूछेगा सैनिटी ऑफ डेटा कहाँ ब्रेक हुआ है, तो बस वहाँ पे बता देना। तो है तो इतना ही है। और इसके अलावा अ, इसके अलावा कुछ कार्ड्स के बारे में समझ लेते हैं जो आगे यूज़ होने वाले हैं। तो जैसे एक कार्ड है अपना C1, और ये बहुत सारे डेटा सेट अपने को, जैसे स्कोर डेटा सेट है, ये बहुत सारे डेटा सेट अपने मद्रास में दिए हुए हैं। तो उस पर वो बस कई ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, बेसिकली स्कोर का कार्ड है, ऐसे ही वर्ड का कार्ड है, इसमें अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं। और बहुत सारे कार्ड्स हैं, जैसे ही इज़ रनिंग इन पार्क, तो ही इज़ रनिंग इन पार्क, टोटल 5 कार्ड्स हो गए। हर कार्ड में एक में ही लिखा हुआ है, एक में रनिंग ऐसे। तो एक कार्ड का जब एक साथ रख देते तो वो फाइल बन जाता। तो उसी के बारे में मतलब जो हमको डेटा दिया गया ना, तो कार्ड्स के फॉर्म में दिया गया, इसके ऊपर देख लेते हैं कैसे कार्ड्स हैं। स्कोर वर्ड्स एंड बहुत सारे ऐसे डेटा सेटअप, जैसे शॉपिंग बिल का वगैरह से। तो अभी हम देखने वाले हैं स्कोर का। स्कोर में क्या है, अ, एक बंदे का अपना नेम दिया हुआ है, फिर रोल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद मार्क्स दिए हुए हैं मैथ के, फिजिक्स के, फिर अपना केमिस्ट्री के, फिर टोटल। ठीक है। और तो ये अपना एक कार्ड हो गया। इस कार्ड, ये कोई एक्स बंदे का कार्ड है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे कार्ड्स होंगे। तो बहुत सारे कार्ड्स को जब हम रखेंगे, इसके थोड़ा नहीं चले जाता हूँ। हाँ, बहुत सारे कार्ड्स को जब हम रखेंगे तो वो पाइल से नहीं बना लेने ऐसे। कि ये पाइल्स ऑफ कार्ड होगा ना, बहुत सारे कार्ड इकट्ठा रखेगा, तो इसी को बोलते हैं पाइल ऑफ कार्ड। ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट करें। P1 हो गया पाइल 1 में से, दूसरा पाइल हो सकता है, उसको P2 बोल दें, है ना। तो टी से डिनोट करेंगे पाइल ऑफ कार्ड को। तो आगे देखते हैं। तो अगर मैं बोलूँ एक्स डॉट मैथ मार्क्स, तो इसका मतलब एक्स नाम के कार्ड का मैथ का मार्क्स पूछ रहा हूँ मैं, समझे। तो ये मतलब हुआ। तो ये कार्ड्स के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया, अब आगे जाते हैं। इसके अलावा कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो ये क्या है। Yeah. तो बेसिकली 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स अपने को देखने हैं। पहला है एंड, तो एंड को देखते हैं। एंड कुछ नहीं है, जैसे ये देता है गिव्स लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें तो गिव्स ट्रू ओनली इफ ऑल आर ट्रू।
ऑल आर ट्रू। तो जैसे एग्जांपल 2 इज इक्वल टू 2 एंड 3 नॉट इक्वल टू 2। अब देखो ये इज इक्वल टू क्या है, 2 बार इज इक्वल टू क्यों लगा है और यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू क्यों लगा है। मतलब ये एक्सक्लामेशन मार्क इज इक्वल टू क्या बता रहा है, ये बेसिकली नॉट इक्वल टू और ये है इक्वल टू। और ये कैसे आता है वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। वैसे उसके लिए अभी मान लो कि ये नॉट इक्वल टू है, ये है नॉट इक्वल्स टू और ये है इक्वल्स टू। ये कैसे आया अभी देखने वाले। तो ये देखिए ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स हो गया, तो ओवरऑल फॉल्स ही आ गया। एंड फिर दूसरा अगर हो जाए 2 इज इक्वल टू 2 एंड सॉरी ऊपर वाले में आ, ऊपर वाले में ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। 3 तो 2 के बराबर नहीं होता, 2 और 2 2 के बराबर होता, तो इस केस में ट्रू देगी। और अगर दूसरा केस है कि और यहाँ पे 3 इक्वल टू 2, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स हो गया, तो ओवरऑल फॉल्स। दोनों ट्रू होने चाहिए जब ये देखें। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आपको फॉल्स और लिख लेते हैं। 2 नॉट इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 2। इस केस में ये हो गया फॉल्स, एजी फॉल्स, तो वो फॉल्स। मेन केस ये था कि ट्रू फॉल्स पे फॉल्स दे रहा, दोनों ट्रू होने चाहिए जब ये ट्रू दे। फिर दूसरा ऑपरेटर है एंड, सॉरी दूसरा ऑपरेटर है और क्या करता है, गिव्स ट्रू ओनली वन ओनली नहीं, इसमें गिव्स ट्रू इवन इफ वन इज ट्री। कोई एक भी ट्रू जब भी ट्रू दे रही नहीं। इसके लिए सेम सेट ऑफ सैंपल है तो इसको एक कॉपी कर लेता। बस इसमें एक में वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो उसको वैल्यू चेंज करता है। ऐसा होता सेम है अब यहाँ पे तो ठीक है कि एक भी ट्रू होगा, जब भी ट्रू देगा दोनों ट्रू को तो देगा, लेकिन दोनों फॉल्स ही हो जाए तब तो फॉल्स ही देना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम एक तो ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे एक ट्रू है, उसने ट्रू दे दिया, नहीं देखने वाला केस तो। और इसके बाद लास्ट ऑपरेटर है लॉजिकल में नॉट, तो गिव्स रिवर्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू। एग्जाम्पल 2 इज इक्वल टू 2, ये क्या है, ये है ट्रू, लेकिन इसमें मैं नॉट लगा दूं तो ये हो जाता है 2 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा फॉल्स। और ऐसे ही 3 इज इक्वल टू 2, ये क्या है ट्रू, लेकिन इसमें मैं नॉट लगा था कि 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा फॉल्स। और इसका उल्टा भी सही है कि फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं नॉट इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, और इसमें भी नॉट इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2, क्योंकि नॉट का सिंबल होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इससे अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स भी ख़त्म होता है। और बस अब ये देखना है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू को कैसे डिफाइन करते हैं। सम पॉइंट्स हाँ तो कैसे बोले, हाँ अगर मैं ऐसे देखूँ ना कि मैं ऐसे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 3। अब ये देखो इसमें हुआ क्या, ए इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स ट्रू, है ना। देन अरे यहाँ पर क्या हुआ, देन वैल्यू ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 2 टू 3, अब 2 से 3 हो गए। सो नाउ ए इज 3, ठीक है। लेकिन अगर हमें चेक करना है
बट इफ यू वांट टू चेक, इफ यू वांट टू, जस्ट लिख देता हूँ आपको, जस्ट चेक, कि बस हमें चेक करना था वेदर ए इक्वल टू 2 और नॉट। तो कैसे करेंगे कि हमें तो बस चेक करना था, असाइन नहीं करनी थी वैल्यू। ये क्या है, ये दोनों क्या था, ये था वैल्यू असाइनमेंट, लेकिन अपने को करना क्या, वैल्यू चेक। तो उस केस में यूज़ होता है 2 इक्वल टू, जैसे यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2 और ए डबल इक्वल टू 3, तो ये दे देगा अपने को फॉल्स, क्योंकि ए जो है अपना 3 के बराबर तो है नहीं, क्योंकि ए तो 2 हो गया था ना ऊपर, हमने देखा यहाँ पे ए असाइनमेंट हो गया। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या था, ये वैल्यू असाइनमेंट, ये है वैल्यू चेक। ये दोनों में फ़र्क है। और इसी के अलावा वैल्यू असाइनमेंट और वैल्यू चेक है ना, और उसके अलावा एक चीज़ और होता है, इन नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, इसमें कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे लगाते हैं, जैसे हम इसमें लिखते हैं ना ए 3 के बराबर नहीं है, जैसे ऊपर वाले केस में, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। और ये भी चेक करने के वैल्यू काम आ जाएगा, वैल्यू चेकिंग, वैल्यू चेकिंग, जैसे एंड और के ऑपरेटर में देखा था ना, ये वैल्यू बता दे रहा था कि अगर सही है तो फॉल्स, वरना सही तो ट्रू, वरना फॉल्स। जैसे ए इज इक्वल टू 2 हम डिफाइन कर लिया, ए नॉट इक्वल टू 2, सही, तो ये क्या देगा, ट्रू आंसर, क्योंकि ये सही बात है। क्या ए 3 के बराबर है, नहीं है, तो वो बात यहाँ पे भी लिखी है, नहीं है, इसलिए सही है। तो बेसिकली ये जो है एक तरह से नॉट को डिफाइन करता है। हमने ऊपर भी इसका यूज़ देखा था, यहाँ पे हम ऐसे लगा सकते हैं इसके फन, ये इसका यूज़ हो। तो हमने अभी तक क्या देखा, वैल्यू असाइनमेंट देख लिया, वैल्यू चेकिंग देख लिया। अब हम थोड़ा सा और जानेंगे कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स, कमेंट्स इन कोड, कोड में कमेंट्स नाम की चीज़ क्या है, उसको देख लेते हैं। बेसिकली जैसे मैंने लिखा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मुझे जानना है ये इज इक्वल टू 2 है क्या, तो मैं एक काम करूँगा, प्रोग्राम में जहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वहाँ पे ये हैशटैग लगाऊंगा, उसके बाद लिखूँगा, इसको कलर चेंज कर देता हूँ हैशटैग का, हैशटैग लगाऊंगा, वहाँ पे लिखूँगा वैल्यू ऑफ ए इज 2। और देखो ये तो मेरे समझने के लिए है कि वैल्यू ऑफ ए 2 हो गया, कंप्यूटर कहीं इसको ना रीड कर लेना इसी चीज़ को, तो उसके लिए हमने ये हैशटैग लगाया था, हैशटैग एक्स एस कॉमेंट, सो एनीथिंग written after it, written after it is not considered by the computer, कि कंप्यूटर जो है इसके कमेंट के आगे जो भी लिखा हुआ ना उसको कंसिडर नहीं करेगा, ताकि हम अपने समझने के लिए भी कोड के बीच बीच में ये लाइंस डालते रहे, है ना। जैसे मैं लिखूँ ए इज इक्वल टू 3, ये क्या देगा, वैल्यू फॉल्स देगा। तो यहीं पे मैं कमेंट डाल देता हूँ एक और हैशटैग लगा के, अब लिख देता हूँ चेक्स वेदर ए इक्वल टू 3 और नॉट, है ना। तो और ये रीड नहीं करेगा वो। तो जो भी ब्राउन से लिखा है ना मैंने, वो हैशटैग है कमेंट्स, हम हैशटैग के आगे लिखा है, जो भी हैशटैग के आगे लिखा है लिखा जाएगा तो वो कमेंट मिल जाएंगे, उसको रीड नहीं करेगा। तो ये है बेसिकली, समझ गए। तो कमेंट हमने देख लिया, अब इसका आगे क्या है। तो बेसिकली अपना वीक 1 तो ख़त्म हो चुका है, कुछ फ्लो चार्ट्स देख लेते हैं और स्यूडो कोड्स देख लेते हैं, तो अपना मेजॉरिटी पार्ट ख़त्म हो जाएगा। और इसका
वो चार्ट्स का अपना वीक 1 एंड 2 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट्स। हाँ, तो इसके बाद है फ्लो चार्ट्स इन स्यूडो कोड। फ्लो चार्ट्स और स्यूडो कोड्स को देखना है। तो बेसिकली इनको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, तो एक एग्जांपल भी प्रैक्टिस हो जाएगा और ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा कि अगर हमें काउंट करना है, अपना टास्क है काउंट नंबर ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ये अपने को काउंट करना है। अपने को क्या पता होना चाहिए कि जो कार्ड्स जो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं ना क्लास के, जैसे 17 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 17 कार्ड्स के थ्रू। हर स्टूडेंट का अपना एक कार्ड होगा और उन सब कार्ड को एक फाइल में बनाएंगे, तो उसको फाइल 1 बोल देंगे। ठीक है, अपना लॉजिक क्या है बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि 17 कार्ड्स हैं, उनको हमने एक फाइल में अरेंज कर दिया, एक के ऊपर एक रख दिया, तो उसको एक फाइल बोल दिया। इस फाइल को हम P1 बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो भी 0 होगा इनिशियली। हम एक कार्ड, ये रहा फाइल 1। ठीक है, ये बेसिकली एक टेबल पे रखा है और दूसरा टेबल खाली है, तो हम एक कार्ड यहाँ से उठाएंगे और उसको यहाँ पे रख देंगे, वहाँ पे एक आगे, तो अब ये एक नया फाइल बनता जाएगा, इसको P2 बोल देंगे। और फिर क्या करेंगे, काउंट को, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो काउंट 1 से इंक्रीज हो जाएगा। और अपने को ये जो मोर फैक्ट्स है ना, मोर पॉइंट्स, इसी में लिख देता हूँ कि टू इंक्रीज वेरिएबल बाय वन और एन से, उसमें लिख देंगे कि जैसे एक्स है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ऐसे इंक्रीज होता है। और ये नेगेटिव के लिए वो ट्रू है, या फिर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू समथिंग। अगर हमें किसी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे करते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एक्स प्लस इक्वल टू 1, ऐसे कंप्यूटर में ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी या तो ऐसे लिख दो, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है लिखने के। तो और कंप्यूटर में ए लिखते हैं ऐसे, है हमेशा लॉजिक वगैरह का ही। तो इसमें भी ऐसे किया, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। हमने एक कार्ड लिया, P2 में डाला, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। और हमें हर बार चेक करना पड़ेगा ना ये P1 में कोई कार्ड है भी कि नहीं। ये कब तक करेंगे, जब तक P1 हो जाए एम्प्टी, है ना, ये तब तक करेंगे चेक। तो हमें मतलब ये तब तक हम करते रहेंगे, ये वाला प्रोसेस, एक एक कार्ड भेजते रहे, काउंट को इंक्रीज करते रहे, और लास्ट में जब P1 एम्प्टी हो जाए तो अपना काम खत्म। अब जो काउंट होगा वो देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली लॉजिक है। तो इसका फ्लो चार्ट कैसा बनाएंगे, या फिर स्यूडो कोड पहले लिख लेते हैं। तो पहले स्टेप 1 क्या होगा, इनिशियलाइज काउंट इज इक्वल टू 0। काउंट को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर स्टेप 2 है चेक चेक इफ देयर एनी कार्ड इन फाइल 1। कोई कार्ड है भी कि नहीं फाइल 1 में, पहले हमें चेक करना पड़ेगा ना। अगर कोई कार्ड है ही नहीं तब तो प्रोसेस ही खत्म, है ना। तो अगर आंसर इसका आता है इफ नो, कोई कार्ड नहीं है, नो कार्ड इन फाइल 1, देन एंड द प्रोसेस, है ना, प्रोसेस को एंड कर दे, एंड द प्रोसेस। अब देखिए, तो इसके बाद होता है इफ यस। अगर अब इफ यस आता है, ठीक है, तो क्या करना है, पुट 1 कार्ड, या फिर पुट की जगह मैं बोल देता हूँ टेक, टेक 1 कार्ड फ्रॉम पाइल 1। कि पाइल 1 में कार्ड थे, हमने चेक कर लिया, अगर नहीं होता तो एंड कर देते, अगर है तो उसमें से कार्ड उठा लेंगे। तो स्टेप 5 आता है पुट दैट कार्ड इन पाइल 2। समझ में आ रहा है, जैसे पाइल 1 है और यहाँ पे ये पाइल 2 है, इसमें कुछ कार्ड्स होंगे, जैसे 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, 15 कार्ड्स है, तो 12 17 स्टूडेंट्स है ना, तो 15 प्लस 2
और हमने क्या किया कि पहले चेक किया कि पाइल 1 में कार्ड है कि नहीं। हमने देखा हाँ 15 कार्ड्स हैं अभी तो हमने एक कार्ड निकाला, P2 में डाल दिया। तो हमने एक कार्ड उठाया और P2 में डाला। यहाँ तक हमारा स्टेप हो गया। और एक और काम और करना है कि काउंट को इंक्रीज करना है। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, या फिर इसको लिख देंगे इंक्रीमेंट काउंट बाई 1। काउंट को 1 से इंक्रीज कर दो। उसके बाद स्टेप 7 हो गया, मूव टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था? चेक इफ देयर एनी कार्ड इन P1। फिर दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करना है ना कि P1 में फिर से कार्ड है कि नहीं वो चेक करना है। अगर नहीं है तो एंड फिर से ऐसे। तो ये बार बार करना है लूप्स में। ये लूप में चलता रहेगा जब तक कोई कार्ड खत्म नहीं होता। और जैसे ही खत्म होगा एंड हो जाएगा प्रोसेस अपना। तो ये अपना बेसिकली एक थॉट प्रोसेस था कि हम एक काउंट को 0 करें, और जो कार्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको कार्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यही देखा था कहाँ पे, हाँ यहाँ पे जैसे बोला था ना स्कोर वर्ड्स का ऐसा कार्ड्स होता है, इसको पाइल में बोलते हैं। वैसे ही पाइल है अपने पे। तो हमने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वो पाइल उठाया और एक कार्ड पहले चेक किया कि पाइल 1 जो है उसमें कोई कार्ड है भी क्या नहीं। अगर नहीं है तो 0 स्टूडेंट्स है, एंड कर देंगे प्रोसेस को। अगर है तो हम एक कार्ड उठाएंगे, P2 दूसरी पाइल में डाल देंगे, या फिर दूसरा कोई गट्ठा बनाएंगे और 1 से इंक्रीज कर देंगे काउंट को। फिर दोबारा चेक करेंगे कुछ है कि नहीं। अगर काउंट नहीं है तो काउंट 1 हो गया, बोले एक ही स्टूडेंट था, बात खत्म। नहीं तो ये प्रोसेस को ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे। तो ये तो अपना हो गया इंग्लिश में लिखने का तरीका। इसको दूसरे में लिखने का तरीका है फ्लो चार्ट्स। को फ्लो चार्ट्स को समझने के से पहले वो बेसिकली एक डायमेट्रिकल फॉर्म है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, मतलब इन्हीं लॉजिक्स को रिप्रेजेंट करने का। तो उसको समझने से पहले हमें फ्लो चार्ट्स के कुछ वो समझने पड़ेंगे। बेसिकली अलग अलग टाइप्स के, मतलब फ्लो चार्ट्स में अलग अलग डायग्राम क्या डिफाइन करते हैं तो वो देख लेते हैं। ये यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्लो चार्ट्स तो इसमें अगर ये सिंपल रेक्टेंगल सा बॉक्स है, ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोसेस को। कोई प्रोसेस जब होगा या कोई एक्टिविटी होगी उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद एरो रिप्रेजेंट करेगा फ्लो को, फ्लो किस चीज़ के। और ये रोम्बस बहुत आता है, ये अपना डिसीजन लेने का काम आता है, या फिर फिल्टर लगाने के काम आता है। या फिल्टर तो अलग चीज़ हो गया, फिल्टर क्या हुआ वो भी देखेंगे। डिसीजन लेने के काम, कभी डिसीजन लेना हो जैसे कि क्या कोई कार्ड बचा है, वो एक डिसीजन है ना। इफ देयर इज एनी कार्ड इन पाइल 1, अगर नहीं है तो एंड कर दो, अगर है तो चलाते रहो प्रोसेस को। तो ये एक डिसीजन हो गया ना बेसिकली। तो उस डिसीजन को बोलते हैं अपना रोम्बस शेप में आता है। फिर उसके बाद ऐसे शेप का, जहाँ पे ये कर्व हो बेसिकली। इसमें और इसमें यही फर्क है कि इसका जो एंड है ना वो कर्व है थोड़ा, जैसे ऐसे होगा ये। ठीक है, इसका एंड्स कर्व है। ये बस टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करता है। टर्मिनल्स बेसिकली स्टार्ट या एंड को। अब जो हमने ऊपर स्यूडो कोड लिखा था ना ये वाला, इसी को हम स्यूडो कोड में इसी को हम फ्लो चार्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। क्या था क्वेश्चन, क्या था? इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, है ना। तो उसको देखते हैं। पहले क्या करेंगे, हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो ये है स्टार्ट। स्टार्ट के बाद हमने क्या देखा था? इनिशियलाइज काउंट टू 0, है ना। हम वही चीज़ करेंगे। अब ये डिसीजन ब्लॉक आ गया ना, वो सॉरी, ये एक प्रोसेस है। कब एक ये वाला ब्रैकेट होगा जो पहला ब्रैकेट था अपना, यहाँ पे आया ये वाला ब्रैकेट। ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, अब अपने को डिसीजन लेना है। इफ देयर इज करनी कार्ड, देखो यहाँ पे था ना, चेक इफ देयर इज कार्ड, चेक करना है तो ये डिसीजन लेना होगा। तो उसमें होगा रोम्बस शेप का, सॉरी, हाँ। इफ देयर इज एनी कार्ड इन पाइल 1 में कोई कार्ड है नहीं। अगर नहीं है, नो कार्ड, तो क्या करेंगे?
फिर से ये ऐसा बोला एंड अगर है तो ऐसे ही था ना, ये देखो, इफ देयर इज नो कार्ड इन पाइल वन एंड द प्रोसेस, देन इफ यस टेक वन कार्ड फ्रॉम पाइल वन, पुट इट टू पाइल टू, और काउंट को एक से इंक्रीज करना है। ठीक है, करते हैं। तो पहला काम क्या है, टेक वन कार्ड फ्रॉम पाइल वन, उसके बाद पुट इट टू पाइल टू, उसके बाद काउंट को एक से इंक्रीज करना है। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। ठीक है, तो ये सब होगा। और ये तीनों जो है, ये तीनों, ये यही है प्रोसेस, ये एक्टिविटी है ना। और बस यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों जो है ये होंगे टर्मिनल्स। ये अपना हो गया डिसीजन, और ये फ्लो तो हमें दिख ही रहा है हर जगह। और देखो, अब क्या आखिरी स्टेप क्या था, मूव टू स्टेप टू। तो स्टेप टू क्या था, इफ देयर इन कार्ड। तो कैसे मूव करेंगे, यहाँ से लेंगे, अभी तो टर्मिनल आ गया ना, इसको मूव कैसे करवाना है, ऐसे करना है। यहाँ से जाएंगे और वापस यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये प्रोसेस लूप में चलता रहेगा ना। हम यहाँ से आए देखा, फिर आगे आगे चले गए, यहाँ से आए देखा, आगे चले गए। ऐसे चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब कोई कार्ड ही ना बचे। तो यहाँ से आए, फिर देखेंगे यहाँ तो यस मिल ही नहीं रहा, एंड हो गया। यहाँ यस मिल ही नहीं रहा, एंड हो गया। और तब तक अपना काउंट में सारा स्टोर हो जाएगा। तो ये था अपना बेसिकली स्ट्रक्चर, कि कैसे काउंट करना है बेसिकली। 10 को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने का तरीका। ये दोनों है कि ये टर्मिनल्स, ये या फिर ये सब सारे। और इसके बाद ये अपना डिसीजन ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो इससे आपने निकाल लिया फ्लो चार्ट्स के थ्रू कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं क्लास में, और काउंट अपना आखिरी में देगा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। हम इसमें बेसिकली अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये अपने को निकालना है नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। अब देखो, स्यूडो कोड तो लिख ही लोगे, वो इंग्लिश में ही है। अगर तो सीधा फ्लो चार्ट को देखते हैं कि फ्लो चार्ट में कैसे करेंगे। फ्लो चार्ट में मुश्किल होगा थोड़ा, तो कुछ नहीं है। पहले हमें अच्छा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को राउंडेड से, काउंट से, बॉक्स में। तो स्टार्ट, फिर क्या करेंगे, नंबर मेल है ना, तो कोई बात नहीं, एम काउंट कर लेते हैं इसको। एम काउंट इज इक्वल टू 0, कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते थे, तो एम काउंट रखा, मतलब मेल काउंट। ठीक है, तो सेम ही प्रोसेस है। हाँ, 0। अब थोड़ा सा सेम ही प्रोसेस है, पहले चेक करेंगे इफ एनी कार्ड इन पाइल वन, कोई पाइल वन में कोई कार्ड है या नहीं। अगर नहीं है, नो, तो हमेशा की तरह राउंड ब्रैकेट सा होगा। नहीं, एंड कर दे प्रोसेस को। अगर है, यस, अगर कोई कार्ड है, तो क्या करना है, तो हम एक छोटा सा फिल्टर और लगाएंगे। अब अपने को क्या करना था, मेल स्टूडेंट चेक करने थे, है ना। तो अपन ये सब तो प्रोसेस सेम ही रहेगा। अगर है तो क्या करते थे, टेक वन कार्ड, टेक वन कार्ड फ्रॉम पाइल वन। पाइल वन से हमने एक कार्ड उठाना था। उसके बाद क्या करना था, पुट इट टू पाइल टू, है ना। उस कार्ड को बेसिकली जो भी स्टूडेंट है वो कार्ड के फॉर्म में है ना, तो इसीलिए। उसके बाद अब एक काम और रह जाएगा, क्योंकि अपने को मेल स्टूडेंट चेक करने थे ना, यहाँ पे ऐसे एक और डिसीजन ब्लॉक आ जाएगा बेसिकली। बस इतना ही फर्क आया। तो इफ उस जो कार्ड होगा स्टूडेंट का, ऐसे जो कार्ड सा था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी ना, स्टूडेंट का नाम होगा, एज होगा,
जेंडर हो गया, जेंडर को जी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। उसका फिर डेट ऑफ बर्थ होगा, फिर उसका एड्रेस होगा। ये हो गया स्टूडेंट का कार्ड। तो अपने को क्या चाहिए, जेंडर। अपन किस में इंटरेस्टेड है अभी इस केस के लिए, जेंडर में। तो जेंडर को हम ये को मान लो कोई एक्स कार्ड है, तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्स डॉट जी, या फिर एक्स डॉट जेंडर, ये पूरा लिख देता हूँ। तो ये क्या बताएगा जेंडर, कि एक्स का जेंडर क्या है, एक्स वाले कार्ड का जेंडर क्या है। ठीक है, तो इस कार्ड को भी रहने देता हूँ थोड़ा साइड करके। ठीक है, तो यही है इसमें कि इफ एक्स डॉट जेंडर, एक्स वाले कार्ड का जो जेंडर है वो 2 बार इक्वल टू लिखेंगे, नहीं तो इनिशियलाइज हो जाएगा ना, अब मेरे को तो चेक करना है। इज इक्वल टू मेल एम, अगर ये ट्रू है, अगर जेंडर अपना मेल है, अगर ये चीज़ ट्रू होगी, यस, अगर ये चीज़ ट्रू होगी तो क्या करेंगे, एम काउंट इज इक्वल टू एम काउंट +1। एम काउंट में एक इंक्रीज हो जाएगा, अगर नहीं है, नो, तो क्या करेंगे, अपने को स्किप करना है ये प्रोसेस, अगर नहीं है तो। अगर नहीं है तो अपने को ये स्किप स्किप करना है। इसको स्किप कैसे करें, और बेसिकली अपने को अगर नहीं है ना, अगर है फिर तो क्या ही दिक्कत थी, हमने ये कर लिया, इंक्रीज कर लिया, फिर दोबारा से चेक करने कोई कार्ड है कि नहीं, ऐसा ही करते थे ना हम। लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर हम दूसरे कार्ड में चेक करेंगे तो हम इस स्टेप को स्किप कर देंगे बस। ये समझ में आया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा कि अगर नहीं है तो बस अपने को इस वाले पार्ट को स्किप करना है ना, बाकी तो सेम ही है। अगर नहीं है तो भी तो हम दोबारा जाएंगे और फिर पाइल वन में चेक करेंगे कोई कार्ड है कि नहीं, अगर वह है तो फिर से दोबारा सेम स्टेप करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक पाइल वन में कोई कार्ड खत्म नहीं हो जाता। तो ये तो तब तक करना है अगर नो हो, और या तो अगर यस हो, दोनों केसेस में चेक तो करना ही है हमें अगला कार्ड। बस एक चीज स्किप हो गई ना, कि एम काउंट इंक्रीज होगा जब यस होगा, अगर एम काउंट इंक्रीज तब नहीं होगा जब नो होगा। तो बस एक चीज को हमने फिल्टर आउट कर लिया कि अगर जेंडर मेल है तो ये वाली चीज हो, अगर जेंडर मेल नहीं है तो अपना ये वाली चीज नहीं होगी, अगर है तभी ये एम काउंट इंक्रीज करेगा, नहीं होगा तो एम काउंट नहीं इंक्रीज करेगा। नहीं होगा तो सीधा यहाँ से स्किप कर जाएगा, अगर है तो भी यहाँ से ही जाएगा, बस एक बार एम काउंट इंक्रीज कर गया। ये तो करना ही है ना अपने को, ये चीज़ तो रिपीट होनी ही चाहिए। तो बस यही है, हमने एक फिल्टर सा लगा दिया बस। तो हमने क्या किया, एक फिल्टर सा लगा दिया कि अगर ये चीज़ है ना, ये एक फिल्टर सा लग गया, फिल्टर, या तो इस पूरे प्रोसेस को बोल देंगे फिल्टरिंग। तो यही है, कोर्स के अंदर फिल्टरिंग कैसे होती है किसी चीज़ की, जैसे मेल स्टूडेंट को फिल्टर आउट कैसे किया, इसी प्रोसेस से। अगर नहीं है तो स्किप कर दो, अगर है तो बस एम काउंट को इंक्रीज कर दो, और एक और डिसीजन ब्लॉक आ गया। ठीक है, तो हमने एक फिल्टरिंग भी देख लिया इस केस में। तो 2 क्वेश्चंस कर लिया हमने इसके, और अच्छे अच्छे, एक क्वेश्चन तो ये वाला अच्छा था, फिल्टरिंग भी सिखा दिया इसने। ऐसे फीमेल स्टूडेंट हो तो कैसे करना है तो वो भी पता है, एफ काउंट कर देंगे, और इफ जेंडर इज इक्वल टू एफ, है ना, सेम ही है। सेम। तो ये हो गया। अ, ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा सा, कि नंबर ऑफ फीमेल एंड नंबर ऑफ मेल दोनों निकालने अपने को। अब ये कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं है, इसी कोड को, ये जो फ्लो चार्ट है ना, बस इसी को कॉपी करना है। बस एक चीज़ और इंक्रीज करेंगे, क्या इंक्रीज करेंगे वो देख लेते हैं। क्या इंक्रीज करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज आएगा, कि अपना जो एम काउंट था ना, एक और आ जाएगा एफ काउंट, कि अपने को फीमेल भी काउंट करनी है ना, वो भी 0, ये भी 0। ये हो गया, और यहाँ से तो सिंपली है। और एक चीज़ और होगा,
कि इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल, अगर मेल है तो ऐसे जाओ, अगर फीमेल है, अगर मेल नहीं हुआ तो क्या होगा, फीमेल ही होगा, है ना, इंक्लूडिंग दैट ट्रांसजेंडर या ऐसे कोई थिंग। तो अगर मेल है तो ऐसे जाओ, अगर फीमेल है तो ऐसे जाओ, है ना। इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल तो ऐसे जाओ, अगर नहीं है तो फीमेल ही है तो हम ऐसे जाएंगे। यहाँ से एक रब कर देंगे इतना सा पोर्शन, और यहाँ पे लिख देंगे एक बॉक्स सा बना के कि एफ काउंट इज इक्वल टू एफ काउंट +1। तो मुझे दोनों लिस्ट को रब करने दो। हाँ, तो ये देखो ये कैसे किया, हमें समझ में आया, स्टार्ट किया, एम काउंट एफ काउंट दोनों को 0 कर दिया, क्योंकि हमें मेल और फीमेल दोनों चाहिए। बाकी पूरा प्रोसेस सेम था, बस यहाँ पे जेंडर अगर मेल है तो ऐसे एम काउंट इंक्रीज होगा, अगर फीमेल है, क्योंकि जेंडर मेल नहीं है तो फीमेल है, तो एफ काउंट इंक्रीज होगा। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन, और देखो 3 क्वेश्चन कर दिए, तो अब तो समझ में आ गया होगा फ्लो चार्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ दूसरे टॉपिक से। अब इसके बाद अगला टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर्स। इसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर्स, तो उनको भी देख लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स ये बेसिकली दो है, इफ या एल्स, मतलब ये डिसीजन लेने के काम आते हैं कि अगर कोई, समझ गए? तो ये ऐसा है कि जैसे इफ अगर ए 5 से बड़ा है तो एक थोड़ा सा गैप यहाँ पे देते हैं, रिटर्न ए। तो इस गैप को बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, तो इसका मतलब होता है कि इफ कैसे काम करता है, ओनली व्हेन द कंडीशन गिवन इन इफ, जो कि ये कंडीशन हमारे लिए कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ओनली द पीस ऑफ कोड रिटर्न आफ्टर इंडेंटेशन इन इफ विल रन। तो मतलब बेसिकली ये चीज़ तभी रन करेगी अगर ये चीज़ ट्रू हो। तो हमने ए को अगर बोल दिया 2, तो ए 2 था, मतलब ए <5 है, तो प्रिंट हो जाएगा अपना ए, तब रिटर्न होगा ए। अगर ए 7 होता तो 7 तो छोटा नहीं होता 5 से, तो इसको हम स्किप कर देते, ये चीज़ कभी रन ही नहीं होती, ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये है बेसिकली। ये अगर तुम क्वेश्चंस करोगे ना तो और समझ में आएगा अच्छे से। और ये इंडेंटेशन लगाया ही क्यों, सीधा लगा देते ना यहाँ पे रिटर्न। तो देखो अगर यहाँ पे ये है और यहाँ पे है, दूसरा कोड में लिखता हूँ, रिटर्न हाई, ये बिना किसी गैप के, तो क्या होगा, अब देखो उसका आउटपुट क्या होगा। आउटपुट देखते हैं दो केसेस में, एक में केस है ए अपना 2 है, और दूसरा केस है ए अपना 7 है। तो पहले में आउटपुट क्या आएगा, ए 2 है, तो ए <5 अपना ट्रू हो जाएगा, तो उस केस में आउटपुट आएगा ए, एक क्या था 2, और फिर आउटपुट आएगा हाई, दोनों चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर ए 7 है तो क्या ए <5 हुआ, अब तो नहीं है, तो अब ना यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा और सीधा आउटपुट आएगा हाई। तो कंप्यूटर को कैसे पता कि कोई चीज़ हमेशा रन करनी है, और कोई चीज़ अगर इफ सही हो तभी रन करनी है, उसको तो नहीं पता ना। उसको बताने के लिए इंडेंटेशन देते हैं कि अगर गैप के अंदर कोई चीज़ लिखी है तो वो तभी चलनी चाहिए जब अपना इफ के अंदर ही कंडीशन ट्रू हो। और अगर ऐसा कोड है जो हमेशा ही चले, इसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इफ से, तो वो इंडेंटेशन के बाहर लगा दो, है ना, इसीलिए। तो हाई हमेशा ही प्रिंट होगा, बस ट्रू जब प्रिंट होगा जब इफ के अंदर का कंडीशन ट्रू होगा।
तो इफ के साथ एक और है एल्स, तो ये है कंडीशंस runs the conditions left after if, मतलब इफ में कोई कंडीशन गलत हो जाए तो एल्स में आके रन हो जाएगी। जैसे इफ a is less than 5, सेम कोड है, रिटर्न a else रिटर्न हेलो, और एक है कंडीशन इसके बाहर रिटर्न हाई। तो इसका आउटपुट कैसा होगा, इसका आउटपुट देख लेते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे समझ आता है। तो ये क्वेश्चन ले लिया हमने। आउटपुट जब ए होगा 2, और दूसरा केस में जब ए था 7। अगर ए 2 है तो ए लेस देन 5 वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या प्रिंट होगा 2। उसके बाद एल्स में अब प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इफ अगर सही हो गया ना तो एल्स कर नहीं जाना। इफ एल्स क्या होता है, अगर या तो ये कर दो, अगर ये नहीं है तो एल्स कर दो, है ना। या तो इफ का कंडीशन ट्रू कर दो, अगर इफ में कंडीशन गलती से ट्रू नहीं हुई कोई बात नहीं, फिर एल्स में ट्रू कर दो, एल्स वाली कंडीशन फिर ला दो। तो टू ये तो सही हो गई, तो एल्स में जाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा हाई प्रिंट कर देंगे। अब दूसरे केस में ये वाली चीज़ तो फॉल्स हो गई, तो इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई कोई बात नहीं, एल्स की कर दो, तो हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद हाई तो हमेशा ही प्रिंट होगा, तो ऐसा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इफ़ और एल्स हमने देख लिया कि इफ़ में अगर एक चीज़ ट्रू ना हो तो एल्स में चली जाती है, और ये वाली चीज़ हमेशा ट्रू होनी चाहिए जब भी नीचे वाली इंडेंटेड कोड रन करेगा। ठीक है, इंडेंटेड कोड इसमें ये है, और इसमें इंडेंटेड कोड कौन सा है, इफ़ के अंदर का ये है, एल्स के अंदर का ये है। ठीक है, इंडेंटेशन के आगे है ना ये गैप सा लगा हुआ है, इस पे बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, तो अब ये खत्म हो गया अपना कंडीशन। ये कंडीशनल ऑपरेटर क्यों था, ये कंडीशन मिल गई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जब ये प्रिंट होगा। तो ऐसा अगर डिसीजन ब्लॉक जैसे लेना होता ना, और जैसे हमने रोम्बस शेप में देखा था, तो वो बेसिकली यही है। उसमें भी इफ़ यूज़ करते हैं ना, इफ़ कार्ड इन पैल 1, तो वही था ये। अब उसके बाद लूप है। लूप में बेसिकली हमें अभी तक तो एक ही लूप पढ़ना है, उसको ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं देखना, अभी तो टाइम कम है ना। तो अभी देखना है एक ही लूप। लूप का मतलब क्या होता है, रन्स कंटिन्यूसली इफ नॉट टोल्ड टू स्टॉप, या फिर इफ नॉट स्टॉप्ड, अगर हम इसको स्टॉप ना करें तो हमेशा ही रन करता रहेगा। और जैसे हमने इसमें देखा था, कहाँ पे, ये चीज़ हमेशा ही रन करती रहेगी ना, और या ये इसमें नहीं तो इसमें, ये चीज़ हमेशा ही रन करती रहेगी जब तक हम इसको स्टॉप ना करें। जब तक ये चीज़ में ये नो ना दे तब तक हमेशा ही रन करते रहना ना अपना स्टेप, तो इसी को बोलते हैं लूप्स में रन कर देना। तो हम बेसिकली एक टाइप का लूप करते हैं यूज़, वाइल मतलब जब तक ये चीज़ ट्रू है तब तक वो करते रहो। तो जैसे बेसिकली ऐसे एक एग्जांपल से लेते हैं कि हमने एक बंदे का एज लिया 16, एज नाम का वेरिएबल ले ली 16, तो वाइल, अब ये कोड देख रहा, वाइल एज इज लेस देन 18, लेस देन या इक्वल टू दोनों कंडीशन। और ये देखो कैसे डिनोट किया मैंने, ये डिनोट भी याद हो गया तो मेरे को। तो लेस देन या इक्वल टू 18, तो रिटर्न एज, और एक चीज़ और करनी है कि एज को 1 से इंक्रीज भी कर देना, एज प्लस इक्वल टू 1, या तो लिख दो एज इज इक्वल टू एज प्लस 1। तो अपने को एक स्टॉपिंग कंडीशन देनी होती है, बेसिकली अ स्टॉपिंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड। नहीं तो लूप तो हमेशा ही रन करता रहेगा ना इन्फिनिटी तक, तो उसके एक स्टॉपिंग कंडीशन तो चाहिए। तो इस केस में ये है स्टॉपिंग कंडीशन। है कि नहीं, ये कब तक हमेशा ही रन ना करे, क्योंकि एज को हम 1 से इंक्रीज कर रहे हैं। देखो आउटपुट कैसा आएगा इसका, आउटपुट क्या है बेसिकली, पहले एज था 16, तो क्या एज 16 लेस देन इक्वल टू 18 है, बिल्कुल है। तो अपना आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 16। फिर क्या उसके बाद आउटपुट उसने रिटर्न कर दिया, उसके बाद एज इंक्रीज करेगा ए प्लस इक्वल टू 1,
एज इंक्रीज करेगा, अब हो गया एज इक्वल टू 17। ठीक है, तो अब चेक करेंगे क्या 17 लेस देन 18 है, बिल्कुल है, तो 17 पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद एज फिर से इंक्रीज करेगा, ए प्लस इक्वल टू 1, अब ना एज हो गया 18। ठीक है, ठीक है, तो क्या 18 लेस देन इक्वल टू 18 है, लेस देन और इक्वल टू भी था ना, तो ये बिल्कुल है क्योंकि इक्वल टू वाला ट्रू हो गया, तो यहाँ पे 18 प्रिंट हो गया। तो अब एज फिर से प्लस इक्वल टू 1 होगा, अब एज हो गया 19। तो क्या अब एज जो है, मतलब यानी कि 19 जो है क्या लेस देन इक्वल टू 18 है, अब नहीं है, तो ये अपना कोड रुक गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं अलग कर लेता हूँ। और ये अपना आउटपुट आ गया 16 17 18। ठीक है, तो ये स्टॉपिंग कंडीशन थी बेसिकली, कि इसने स्टॉप कर दिया अपने कोड को, नहीं तो कोड तो हमेशा रन करता रहता एक, लेकिन हम एज को एक एक इंक्रीज कर रहे थे ताकि वो एक टाइम ऐसा आ जाए कि 18 से ज़्यादा हो जाए, तो वो हो गया और वहाँ पे अपना कोड स्टॉप हो गया, तो ये बेसिकली आउटपुट आया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमने लूप्स भी देख लिए, तो इसको एंड करते हैं। हाँ, तो अपना कंडीशन हो गया, लूप हो गया। अब कुछ कोड पैलेट देखते हैं कि मैक्स या मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो ये अपने लूप्स देखिए ना। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि अपने पास अगर जैसे स्कोर का डेटा सेट है, स्कोर का डेटा सेट हम देखा था कैसा था, देख लेते हैं दोबारा ऊपर जाके। ये देखो, ये स्कोर का जो कार्ड था, इसमें क्या था, मैथ का स्कोर था, फिजिक्स का स्कोर था, केमिस्ट्री और टोटल, है ना। इसी ऐसी कार्ड के फाइल को, जैसे 70 बंदे हैं, 70 स्टूडेंट्स है टोटल, तो हमें 70 स्टूडेंट्स का स्कोर का वो निकालना है, कि निकालना है कि मैक्सिमम मार्क्स किसके आए, तो वो कैसे करेंगे। और मैक्सिमम मार्क्स बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तुम्हारे कोर्स में, तो ये पैलेट मतलब ये कोड मैक्स निकालने का तरीका है, उसी को वो बार बार देखोगे तो तरीका ही तुम्हें दिखने लग जाएगी, कि ऐसा कोड है तो मतलब ये मैक्स निकाल रहा होगा, ऐसा कोड है मतलब ये मिनिमम मार्क्स निकाल रहा होगा। ठीक, हाँ, तो वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, कार्ड स्कोर्स कार्ड के डेटा सेट से उठाएंगे डेटा, जैसे 70 बंदों को 70 कार्ड है और हर कार्ड में सबके मार्क्स लिखे हैं, तो हम एक मैक्स नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे। और डिफाइन कैसे करते हैं, इफ, यहाँ पे पहले मैं वो डाल देता हेडिंग, मैक्स एंड मिन, मैक्स मार्क्स और मिन मार्क्स। ठीक है, तो टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स, तो हम कैसे करेंगे उससे। तो इसका तरीका आसान है, जैसे हमेशा, अगर हमेशा ये याद रखना है कि अगर इफ मैक्स निकालना हो तो उसको 0 से इनिशियलाइज कर दो, हमें मैक्सिमम निकालना है ना, तो इनिशियल हम उसको सबसे छोटा रख देंगे, जो चीज़ करनी है ना उसका उल्टा कर देना इनिशियलाइज। अगर मिनिमम है, टेक लार्जर या लार्जेस्ट वैल्यू, जैसे ब्रेक सैनिटी ऑफ डेटा, ब्रेक सैनिटी ऑफ डेटा, हमेशा हमें सैनिटी ऑफ डेटा को ब्रेक करना है। एग्जांपल, अगर मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल था किसी मार्क्स पेपर में 100, 100 मार्क्स पॉसिबल थे, तो हम मिन को डिफाइन कर देंगे 101। ऐसा क्यों करेंगे, थोड़ा सा वो समझने वाला है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से नहीं जानना। कम ऐसा याद ही रख लो कि मैक्सिमम अगर निकालना है तो 0 इनिशियलाइज कर दो, अगर मिनिमम है तो सैनिटी ऑफ डेटा को ब्रेक करना है, और हाईएस्ट जो पॉसिबल है ना, 100 के आगे क्या पॉसिबल है, 101, तो उसको रख दो। वो इसलिए करते हैं कि कोई बंदे का मान लो जैसे मिनिमम को हमने 88 रख दिया, क्योंकि वो तो 100 के अंदर ही है, तो किसी बंदे के अगर 89 आए तक होंगे तो ये तो उससे कम हो गया, लेकिन एक बंदे के 87 आ गए तो मिनिमम ही उससे ज़्यादा हो गया, ऐसा थोड़ी चाहिए हमें, मिनिमम ही उससे ज़्यादा हो गया, ऐसा तो नहीं चाहिए। और अगर कम आ गया, कम आने में दिक्कत है, अगर एक बंदे का 89 आया और मिनिमम उससे कम है, तो कोड को तो लगेगा ना कि हाँ यही मिनिमम है, यही सही है, लेकिन ये सही नहीं है ना, और भी बंदे 87 आना चाहिए था, तो ये ना हो, मतलब ये कंफ्यूज कर रहा होगा तुम्हें, इसीलिए कह रहा था कि अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये ऐसा करो कि सैनिटी ऑफ डेटा ब्रेक हो, और बड़ा पॉइंट लेना है, इसमें छोटा पॉइंट लेना है, तो उल्टा करना है।
अगर मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो सबसे छोटा नंबर पहले ले लो, और मिनिमम निकाल रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर ले लो। मैक्सिमम में ऐसे चलते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं ऊपर बढ़ते जाते हैं। मिनिमम में ऐसे चलते हैं, बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं नीचे जाते जाते हैं। कोड को रन करने का तरीका इसीलिए हम पहले छोटा नंबर लेते हैं मैक्स में, और बड़ा नंबर लेते हैं मिन में। ठीक है, तो ये ग्राफ भी रहने ही देता हूँ, और किसको लिख देता हूँ, फ्लो ऑफ कोड, फ्लो ऑफ कोड। ठीक है, तो देखो अब कोड क्या होना चाहिए, इसको मैक्स या मिनिमम निकालने का कोड। तो कोड ऐसा है कि अपने को पहले मैक्स को इनिशियलाइज करना है 0 से। ठीक है, इफ ए डॉट मार्क्स, किसी के मार्क्स अगर, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ इफ मार्क्स, या फिर इफ मैक्स, अगर मैक्स जो है वो किसी नंबर से कम है, इज लेस देन इक्वल टू ए डॉट मार्क्स, ए के मार्क्स से कम है, तो क्या होगा, मैक्स वो नंबर बन जाएगा। बस इतना सा कोड है मैक्स निकालने का। ये कैसे हुआ देखो, अपने पे 7 मार्क्स हैं, 7, मैं यहाँ पे 5 बंदों के मार्क्स है, 5 10 16 और 7 17 और 10 या फिर 9। ठीक है, तो पहले मैक्स क्या था, 0 था। ठीक है, इनिशियली मैक्स क्या था अपना, 0 था। इनिशियली मैक्स क्या था, 0। अब क्या 0, इस कोड को देखो बस यहाँ पे, क्या 0 लेस देन इक्वल टू इससे है 7, 7 से क्या छोटा है 0, नहीं छोटा, मतलब छोटा तो है, ये चीज़ ट्रू हो गई। तो अब मैक्स क्या हो गया, 7, मैक्स इज इक्वल टू ए डॉट मार्क्स हो जाता है ना, और मैक्स हो गया 7। ठीक, और उसके बाद हम दोबारा किया, अब मैक्स क्या है 7, तो क्या आप ये वाला चेक करेंगे, क्या 7 लेस देन 10 है, बिल्कुल है। तो अब मैक्स हो गया 10, देख रहे हो मैक्स बढ़ता जा रहा है, 7 से 10 हो गया। उसके बाद देखना है कि 10 लेस देन 16 है, हाँ ये भी ट्रू है, तो अब मैक्स हो गया 16। और ऐसे ही क्या 16 लेस देन इक्वल टू 17 है, तो हाँ है, तो मैक्स हो गया अपना 17। ए डॉट मार्क्स क्या है, हर कार्ड का अपना मार्क्स, तो इसीलिए ए वेरिएबल है। ये पहले 7 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 9 हुआ, क्योंकि अलग अलग कार्ड्स के अलग अलग मार्क्स होंगे ना, तो ए अलग अलग कार्ड्स को रिप्रेजेंट करना है, उसका मार्क्स हो गया, उसके अंदर के मार्क्स वाले रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैक्स हो चुका है 17, क्या 17 इस वाले में 17 लेस देन इक्वल टू 9 है, लेस देन तो नहीं है, तो बस काट देंगे, और 17 अब मैक्स है। अब पूरे यहाँ तक पूरा हमने रन किया, तो हमने क्या देखा, मैक्स पहले 0 था, फिर अपना 7 हुआ, फिर 10 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, ऐसे बढ़ता गया ना, ये फ्लो ऑफ कोड। इसीलिए हमने इनिशियली कोड मैक्स को 0 लिया था, तो ये कोड पहले अपने को मैक्सिमम मार्क्स देगा, गिव्स द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, और अब देखना है मिनिमम का। मिनिमम में कुछ नहीं है, सैनिटी ऑफ डेटा ब्रेक करना था, तो हमने 101 ले लिया। इफ मिनिमम किसी मार्क्स से ज़्यादा है, उसमें उल्टा करना है ना, मार्क्स का मैक्स का, तो मिनिमम हो जाएगा वो मार्क्स, हाँ मिनिमम हो जाएगा वो वाला मार्क्स। अब इसको देखो कैसे करना है, सेम एग्जांपल, 7 10 16, 7 10 16 17 और 9। अपना मीन क्या था, पहले 101 था। अब देखो क्या 101 ज़्यादा है 7 से, बिल्कुल है, तो मीन हो गया अपना 7। ठीक है, और यहाँ पे 9 की जगह 2 डाल देता हूँ, तो अच्छे से यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ठीक है। तो अब देखो मिनिमम अपना 7 हो गया, देखा 101 पे था, अब सीधा 7 पे पहुँच गया। और फिर क्या 10 छोटा है, क्या 10 बड़ा होता है 7 से, नहीं, अभी मीन क्या है 7, तो क्या 7 बड़ा होगा 10 से, 10 इधर आएगा ना, नहीं होगा, तो ये भी गलत। फिर क्या 7 बड़ा होगा 16 से, नहीं ये भी गलत। क्या 7 बड़ा होगा 2 से, हाँ 7 तो बड़ा है 2 से, तो अपना मिनिमम अब हो गया 2, तो देखो 2 पे पहुंच गया। तो फ्लो ऑफ कोड ऐसा जा रहा है।
तो देखो ऊपर से हमने इंक्रीज किया, उसको गिराते गए। तो अब देखना क्या 2 बड़ा होता 9 से नहीं होता। तो ये पूरा कोड हमने चेक कर लिया और लास्ट में मिनिमम अपने को 2 मिला। और क्या मिनिमम 2 है? हाँ 2 ही है। तो इस कोड के थ्रू हम ये निकाल सकते हैं मिनिमम मार्क्स, और इस कोड के थ्रू हम मैक्सिमम मार्क्स। तो ये है मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स निकालने का तरीका। और ये कोड पहले ही याद कर लो, याद मत करो, मतलब बेसिकली तुम एग्जांपल्स देखोगे ना ग्रेडेड असाइनमेंट्स में, तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है ऐसे पैलेट्स का। तो जब भी दिखे ना कि इफ ए इज लेस देन ए डॉट मार्क्स देन ए इज इक्वल टू ए डॉट मार्क्स, तो ए क्या है? मैक्स को रिप्रेजेंट करना है। तो ये बस देखते ही पता लग जाना चाहिए, ऐसे मिनिमम में देखते पता लगना चाहिए कि ये ग्रेटर देन है, और फिर ये बन जाता है, तो ये मिनिमम का कंडीशन है। तो ये हमने देख लिया। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि दोबारा देखना, अगर समझ में नहीं आया ना तो सेम चीज़ को दोबारा देखना, कि भी एग्जांपल्स लिए ना तो एग्जांपल इसलिए लें कि समझ में आ जाए। और हो सकता है एक बार में ना आए, तो बस इतना पार्ट को दोबारा रिवाइंड कर लो, है ना। तो अब बच गया 2 ही टॉपिक, 3 प्राइस प्रॉब्लम और वीक 4 का एक ही टॉपिक है बिनिंग। बस ये दोनों चीज़ें देखनी है, फिर अपना क्विज 1 के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब देखते हैं 3 प्राइस प्रॉब्लम। 3 प्राइस प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली अगर हमारे पास कुछ बोल देते हैं n स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने कुछ परफॉर्म किया टेस्ट में, तो हमें टॉप 3 निकालना है। हमको रैंकिंग भी देनी है, फर्स्ट कौन आया, ऐसे सेकंड कौन आया, और फिर थर्ड कौन आया। तो बेसिकली थिंग बाई थिंग्स देनी है। तो ये कैसे करेंगे? अब मैं जहाँ भी एफ बोलूँगा उसका मतलब फर्स्ट है, एल से सेकंड को एस से डिनोट करूँगा और टी को थर्ड से। तो इसको सिंपल है। अब देखो एक्स डॉट सब्जेक्ट क्या होगा? ये होगा सब्जेक्ट का मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ एनी कार्ड एक्स। कोई कार्ड है एक्स, मतलब हर एक स्टूडेंट को कार्ड से डिनोट करते हैं ना, तो कोई कार्ड है एक्स, इसका सब्जेक्ट मार्क्स। तो इसका कोड क्या है? हमें टॉप 3 बंदे निकालने हैं कि जैसे कितनों भी क्लासेस पे 6700 1000 कितने बंदों की भी क्लास है, उसमें टॉप 3 निकाल लें, उनको रैंकिंग्स देनी है फर्स्ट सेकंड टर्म। ये 3 प्लस प्रॉब्लम। तो हमने मैक्स का देखा था ना फॉर्मूला, मैक्स में क्या था? मैक्स इफ मैक्स प्लस देन ए डॉट मार्क्स। तो क्या होता था? मैक्स इज इक्वल टू ए डॉट मार्क्स। ये मैक्स निकालने का था ना, ऐसा ही कुछ इसमें भी होगा। इसमें देखने क्या होगा, इफ किसी के एक्स डॉट सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन मैक्स, या फिर मैं बोलूँ इफ यहाँ पे बोलूँगा इफ जो बंदा फर्स्ट है उसके मार्क्स कम है किसी बंदे के सब्जेक्ट के मार्क्स से, जो कि है एक्स डॉट सब्जेक्ट। इफ एफ इज लेस देन एक्स डॉट सब्जेक्ट, वो क्या होगा? जैसे बेसिकली किसी के फर्स्ट आए, उसके आए, या फर्स्ट आया था अभी तक हमने जैसे 100 डेटा है पॉइंट्स हैं, उसमें हमने 50 को एनालाइज कर दिया। 50 में से फर्स्ट आया कोई, फर्स्ट में के मार्क्स हैं 100 में से 59, सेकंड के हैं 50 और थर्ड के हैं 40 जैसे। तो हमने 50 डेटा पॉइंट्स एनालाइज किए, 50 बंदे और एनालाइज करने बाकी हैं। तो अब एक रैंडम बंदा आया जिसके सब्जेक्ट के मार्क्स आए 70। अब जब ये 70 आया तो क्या होगा? अ, अब जो थर्ड है वो सेकंड बन जाएगा, और सेकंड फर्स्ट बन जाएगा, और फर्स्ट में ये वाली वैल्यू हो जाएगी। जैसे अब फर्स्ट हो गया 70, लेकिन अब सेकंड भी तो चेंज होगा। सेकंड पहले 50 था, वो 59 हो जाएगा ना, तो सेकंड हो गया 59। ऐसे ही थर्ड भी चेंज होगा, थर्ड हो जाएगा 50, है ना। उस इसी को हमें इस पे लिखना है। तो अगर ये ऐसा होता है तो क्या होगा? तो होगा, पहले थर्ड को चेंज कर लेते हैं, थर्ड हो जाएगा सेकंड, सेकंड हो जाएगा फर्स्ट, और फर्स्ट में आ जाएगी एक्स डॉट सब्जेक्ट की वैल्यू। तो ये सब एक एक ऊपर बढ़ गया ना, यहाँ पे था एक्स डॉट सब्जेक्ट, तो सब एक एक जंप कर लिया सब में एक एक करके। प्रोसीड यही है, एक एक जंप करवाना है 3 प्राइस प्रॉब्लम में। अब देखो फर्स्ट का नया वैल्यू आ गया, फर्स्ट का इनिशियल वैल्यू सेकंड में चला गया, सेकंड का इनिशियल वैल्यू थर्ड में चला गया, ठीक है। और इसी ऑर्डर में लिखना है, ये ऑर्डर सही है, लेकिन हम ऐसे कर देते हैं। अगर फर्स्ट इज इक्वल टू एक्स डॉट सब्जेक्ट, हमने पहले इसको दे दिया, फिर हम सेकंड को डालेंगे ऐसे, और थर्ड को लास्ट में शुरू कर देंगे। ये कोड गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जैसे अभी सब्जेक्ट क्या था, एक्स डॉट सब्जेक्ट का मार्क्स कितने थे 70, तो एफ क्या हो गया 70। अब सेकंड में
सेकंड को हम एफ के बराबर रखें और एफ क्या इनिशियली 70 हो चुका है, तो ये भी 70 हो गया। और अब सेकंड क्या हो गया था 70, तो वो भी थर्ड भी 70 हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों 70 हो गया। ये अपने को नहीं चाहिए ना, इसलिए ये कोड गलत हो जाए। हम लास्ट में जिस चीज़ को अब हम अपडेट कर रहे हैं ना, हम अपडेट बेसिकली किसको कर रहे हैं, इसको। तो इसको हम लास्ट को लिखेंगे यहाँ पे, नहीं तो हर चीज़ की वैल्यू सेम ही आ जा रही है ना, इसीलिए इसको लास्ट में अपडेट करेंगे फर्स्ट को। और ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, इफ़ हमारा जो सब्जेक्ट का वो है मार्क्स, वो यहाँ पे सेकंड से ज़्यादा है लेकिन फर्स्ट से कम है। मतलब हमारा फर्स्ट क्या था, अपना फर्स्ट था, जैसे ये कोड, ये वाला कोड था ना, ये वाला मार्क्स, इसमें अपना फर्स्ट था 59, सेकंड था 50 और थर्ड था 40, है ना। अब एक बंदे का मार्क्स आया, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में मार्क्स आया 55, तो फर्स्ट तो अब सेम ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट तो अभी भी है, लेकिन सेकंड को तो अपडेट करना पड़ेगा ना। अब सेकंड 55 हो चुका है, 50 वाला नहीं, 50 वाला अब थर्ड हो जाएगा। तो बस एक बार जंप हुआ है और एक बार यहाँ पे जंप हुआ है, दो ही जंप हुए हैं। इसमें 3 जंप हुए थे, इसमें थे 3 जंप्स, और इसमें कितने होंगे, 2 ही जंप्स होंगे, 2 जंप्स, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो अब क्या होगा, फर्स्ट हो गया अब 59 ही रहा, लेकिन सेकंड अपडेट हो गया, सेकंड हो गया 55 और थर्ड हो जाएगा सेकंड की वैल्यू ओके 50। इसमें क्या करेंगे, वापस से पहले थर्ड को, हमेशा पहले थर्ड को अपडेट करना है, इसे याद ही रख लो, फिर सेकंड को, फिर लास्ट में फर्स्ट को। ये थर्ड अब सेकंड बन गया और सेकंड हो जाएगा एक्स डॉट मार्क्स, और फर्स्ट को अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर एक्स डॉट सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट तो सेम ही रहा ना। ठीक है, और लास्ट केस है, अगर अपना मार्क्स थर्ड से तो ज़्यादा है लेकिन सेकंड से कम, उस केस में बस एक ही अपडेट होगा, थर्ड अपना हो जाएगा एक्स डॉट सब्जेक्ट। मतलब ये वैसा वाला केस है कि फर्स्ट अपना 59 था, सेकंड अपना 50 था और थर्ड अपना 40 था। तो अब किसी के 45 मार्क्स आए, तो बस ये यहाँ से यहाँ जब कर जाएगा, ये दोनों सेम ही रहेंगे। तो अपना फर्स्ट क्या रहा, इस केस में फर्स्ट 59 ही था, सेकंड 50 ही था, बस थर्ड हो गया 45। तो वही ये कोड बता रहा है। तो ये पैलेट इसके लिए है, ये वाला पैलेट इसके लिए है, और ये वाला पैलेट पूरा इसके लिए है। और ये एक वैलिड पॉइंट है जो हमें याद रहना चाहिए कि हमेशा थर्ड को पहले अपडेट करो, फिर सेकंड को, फिर फर्स्ट को, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अपडेट वहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इतना ही कोड था, ऑर्डर ऑफ अपडेट। अपडेट करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमेशा थर्ड को पहले करना है, फिर सेकंड को और फिर फर्स्ट को, ठीक है। इसीलिए थर्ड को हमने पहले किया है, फिर सेकंड को, फिर फर्स्ट को। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं यहाँ पे देखा, जैसे फर्स्ट में हमने सब्जेक्ट की वैल्यू डाल दी जो कि 70 थी, ये किसी बंदे के 70 मार्क्स आ गए, हाँ, तो हमें अपडेट करना पड़ेगा फर्स्ट। हमने फर्स्ट को पहले 70 कर दिया, अब जब सेकंड को फर्स्ट के बराबर लिखेंगे तो सेकंड भी 70 हो गया ना, और थर्ड भी फिर सेकंड के बराबर था तो थर्ड भी 70 हो गया, तो तीनों बराबर हो गए, हमें ये नहीं चाहिए। इसलिए हम पहले थर्ड को अपडेट करेंगे। थर्ड इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड देखो इसमें हमेशा ऐसे जंप हो रहा है ना, थर्ड ये होगा, फिर सेकंड ये होगा, फिर फर्स्ट ये होगा। तो थर्ड पहले 50 हुआ, सेकंड फिर 59 हुआ, और अपना फिर अपना फर्स्ट जो है वो एक्स डॉट मार्क्स यानी कि 70 हो गया, ठीक है। तो यही था 3 पाई प्रॉब्लम कि अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से अपने को टॉप 3 निकालने, तो वो कैसे करेंगे। तो ये मैक्स का जैसा ही कोड है ना, इफ लेस देन, तो ये हो गया आगे। लेकिन इसके साथ ये भी अपडेट करना था क्योंकि पोजीशंस अपने को बदलनी थी ना। तो इसको तो दोबारा देखना, एक बार समझ में तो आ जाएगा, आसान है, लेकिन ये पहली बार है तो एक बार दोबारा से देख लेना वो फिर, ठीक है। तो 3 पाई प्रॉब्लम हो गया। अब बस एक ही कॉन्सेप्ट बचा है बेनिंग का, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद अपना क्विज 1 के लिए जितने भी थ्योरी पोर्शन चाहिए, मोर देन इनफ इतना इतना कर लो। उसके बाद बस क्रेडिट असाइनमेंट्स या प्रैक्टिस असाइनमेंट्स देख लेना, और कोई भी दिक्कत हो चैट जीपीटी सीधा, ठीक है, हो जाएगा। अब क्या बचते हैं, बेनिंग। बेनिंग क्या है वैसे,
अब देखो जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बिनिंग क्या है और डेफिनेशन बाद में देखते हैं, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं 1 और 2, उनके बीच में कनेक्शंस कितने पॉसिबल हैं? एक। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाते जाते हैं जहाँ पे n होगा ऑब्जेक्ट्स को और e होगा कनेक्शन। n होगा मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, अभी दो थे तो एक कनेक्शन था, ठीक है। अभी हमने 3 कनेक्शन कर दिया, 1 2 3, तो कितने हुए? 1 2 3, तो 3 कनेक्शन हो गए। अगर 4 करें 1 2 3 4, तो कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 4 को 6 कनेक्शन। अगर इसको 5 कर लें 1 2 3 4 5 2 3 4 5, अब कितने कनेक्शन? 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई छूट रखा है? नहीं छूट रहा, तो 5 पे 8। ऐसे देखो, अगर हम एक से इंक्रीज कर रहे हैं तो ये कितना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। और इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है कनेक्शंस इज इक्वल टू n इंटू एन एन आ क्या कह रहा था? कितने कनेक्शंस होते हैं? n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है। ये इसके फॉर्मूला हो जाता है। जैसे इसमें n को मान लिया हमने 3 रखा, तो 3 इंटू 3 - 1 यानी 2/2, तो देखो 3 कनेक्शंस, 3 सही है। ऐसे करना है, जैसे मेरे पे n 100 था तो कितने कनेक्शंस होंगे? तो 100 इंटू 99/2, तो 50 है। तो अराउंड 50 इंटू 99 कनेक्शंस, कितने ज़्यादा कनेक्शंस हैं। तो इतने ज़्यादा कनेक्शंस को कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करे? जैसे हमें अगर एक पाथ से दूसरे पाथ को जाना है, बहुत सारे पाथ्स हैं, उनके थ्रू जाना है, तो कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि कनेक्शंस देख रहे हैं हम कितने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। और ये फॉर्मूला याद रख लेना, काम आ जाएगा, है ना। तो इसको हम याद कैसे रखें? इसी के लिए हम बिनिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि इन कनेक्शंस को छोटा करने के लिए हम बिनिंग का यूज़ करते हैं। और वही देखते हैं कि बिनिंग का यूज़ करके कैसे ये कनेक्शंस शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो बिनिंग में क्या करते हैं, जैसे अपने पे 9 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने पे 9 ऑब्जेक्ट्स थे, तो n क्या हो गया? 9। तो कनेक्शंस कितने हुए? 9 इंटू 8/2, यानी कि 36 कनेक्शन है खाली 9 ऑब्जेक्ट्स के लिए। अभी हम क्या करेंगे, इनको 1 2 3 इसको एक बिन में डाल देंगे। 4 5 6 यानी बिन एक कलेक्शन हो गया ऑब्जेक्ट्स का। 7 8 9, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, कनेक्शंस इनके बीच बना लेंगे। 1 2 3, चलो इसके बीच में 3 कनेक्शंस हैं। फिर एक तो इनके बीच में 3 कनेक्शंस है, 3 के बीच में 3 कनेक्शंस होते हैं ना, यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। तो ऐसे ही इनके बीच में 3 कनेक्शंस हैं, तो टोटल कितने होंगे? 9 कनेक्शंस हो गए। अब देखो, ये 3 कनेक्शन तो आपस में है, तो अगर हम तीनों कनेक्शंस को ऐड कर दें, क्योंकि तो टोटल 9 कनेक्शंस, तो टोटल ओवरऑल कनेक्शन कितने हो गए? 9। तो बेसिकली अपना आंसर आ गया 9। तो देखो हम 36 से रिड्यूस करके 9 कर दिया, और हम इनको भी कनेक्ट कर देंगे आपस में। अब देखो, किसी को अगर 1 से 7 जाना है तो क्या करेगा? 1 से सीधा 7 चला जाएगा, एक ही कनेक्शन में काम हो गया। लेकिन 1 से किसी को 6 जाना है तो यहाँ से चला जाएगा 1 से 6। किसी को 1 से 3 जाना है तो इंटरनली चला जाएगा। तो देखो हर पास ज्वाइन हो गया, और अपने कनेक्शंस भी कितने कम हो गए। 3 + 3 + 3 टोटल 9, समझिए। तो ये फ़ायदा है इसका। और हाँ, तो हम बेसिकली बिन्स में डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और उनको आपस में जैसे ये बिन्स में डिवाइड कर दिया, उनके आपस के बीच के कनेक्शन लिखते हैं और सबको ऐड कर देते हैं, तो टोटल कनेक्शंस अपने को मिल जाते हैं। जैसे अगर ये तो सिमेट्रिक था, नॉन सिमेट्रिक केस लिख लेते हैं। 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें कितना आएगा? और क्या कहते हैं, और टोटल इसमें कनेक्शंस निकालने के लिए ना, विदाउट विनिंग, कितने कनेक्शंस होंगे? n इंटू एन अपॉन 4। लेकिन अगर हम विनिंग कर दें विथ विनिंग, विनिंग के साथ कितने कनेक्शंस होंगे? वो हो गया n इंटू n/k - 1/2,
ठीक है। और ये क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ पिन्स, कितने पिन्स हमने बनाए। जैसे यहाँ पे 3 था ना, 1 2 3 3 पिन्स बनाए था, तो उसमें ऐसे देख सकते हैं एन एन क्या था अपना 9 इंटू 9/3 -1 वो/2 है ना। तो 9 इंटू 3 -1/2 यानी कि 9 इंटू 2/2 यानी कि 9, और 9 ही अपना आंसर आ रहा है ना। तो ऐसी जगह 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, और 7 ऑब्जेक्ट्स में हमने 3 बिन्स बना दिए। तो देखो कितना हो गया, 7 इंटू 7/3। देखो ये सिमेट्रिक नहीं आ रहा ना, तो इस केस में हम उस जगह यूज़ करेंगे जहाँ पे सिमेट्रिक आ जाए, ठीक है। अच्छा, मतलब ये डिविजिबल हो जाए, 7/3 डिविजिबल नहीं है ना, एक इंटीजर नहीं देगा। तो इसमें 7 बिन्स ही बनाने पड़ेंगे अपने को ऑप्टिमल पास के लिए, कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो उसके लिए, ठीक है। तो बिनिंग का यूज़ तभी कर सकते हैं जब सिमेट्रिकल चीज़ें हों, जब यहाँ पे जैसे 3 3 3 यूज़ बिना उसके भी कर सकते हैं, लेकिन अपने कोर्स के लिए जो जितना हमारे कोर्स में है ना, उसमें सिमेट्रिक ही पूछेगा तुमसे। नॉन सिमेट्रिक ही आ सकता है, लेकिन वो नॉन सिमेट्रिक आएगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में आएगा बस इन दोनों फॉर्मूला का यूज़, बोल देगा इसके बिना कितने थे और बिनिंग के साथ कितने हो गए। तो हमने बेसिकली बिनिंग समझ लिया कि 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको डिवाइड कर देंगे 3 ग्रुप्स में, और ग्रुप्स का नाम बिन दे दिया। उनके आपस के कनेक्शन 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए, और सबको ऐड कर दिया, तो आपस के टोटल कनेक्शंस मिल गए 9। और बिन से देखो कितना शॉर्ट हो गया, 36 से सीधा 9 पे आ गए। ये फ़ायदा है बिनिंग का, ये हमारे कनेक्शंस जो होते हैं ना वो रिड्यूस हो जाते हैं ऑब्जेक्ट के बीच, तो कंप्यूटेशन पावर बहुत ही कम यूज़ होती है। और ये वीक फॉर में यही टॉपिक था बेसिकली। तो हम बिन्स को एक बार दोबारा देख लेते हैं। बिन्स क्या है बेसिकली, हम हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच का हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। वो हम कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ से गए फिर वहाँ से गए, तो बहुत सारे पाथ्स बन सकते हैं, लेकिन पाथ्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड तो इंक्रीज करते गया टाइम, ये रहा ना कनेक्शन। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने कोशिश करी कि हर ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में बांट दें और उनको आपस में कनेक्ट कर दें। तो इसलिए हमने 9 का ग्रुप था, 3 3 में बांट दिया, और सबको बीच का कनेक्शन, इसके बीच में कितने कनेक्शन है 3, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स थे, इसमें भी 3 इसमें भी 3, ये नंबर ऑफ कनेक्शंस है। कनेक्शंस ना कि ऑब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ कनेक्शन कैसे आई है, 3 इंटू 3 - 1/4। ये 3 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ, जैसे इस एग्जांपल में 1 2 एंड 3, मतलब ये जो 3 है ना, इन तीनों की बात हो रही है। तो यहाँ से हो गया 3 इंटू 2/2, फिर 3, और ये 3 कौन सा है, ये वाला 3, तो हमने लगा, और ये सेम इसी में भी है और इसमें भी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कनेक्शंस 3 3 3 आ गया, और सबको हमने ऐड कर दिया, और इससे अच्छा ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, हमेशा ही काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपना बिनिंग का कॉन्सेप्ट था। और 3 फ्लैश प्रॉब्लम भी देख लेते हैं दोबारा से, प्रॉब्लम्स। तो इसमें कुछ नहीं, एंड स्टूडेंट्स हैं, मेरे को टॉप 3 चाहिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए। तो हम मैक्स जैसा ही कोड पहले यूज़ करेंगे। अगर फर्स्ट किसी बंदे ने हमें 50 बंदों का डेटा ले लिया, 91 बंदे का जो डेटा है उसका मार्क्स ज़्यादा है फर्स्ट से, तो क्या करेंगे, फर्स्ट में उसका मार्क्स डाल देंगे, सेकंड वाले को फर्स्ट कर देंगे और थर्ड वाले को सेकंड कर देंगे। ऐसा ही हर कोड पायलट के साथ करना है, और हमेशा थर्ड को पहले अपडेट करना है, सेकंड को लास्ट में, और फर्स्ट को सबसे लास्ट, ठीक है। तो बेसिकली अपना जो थ्योरी सेशन था या फिर थ्योरी का रिविजन था वो यहाँ पे एंड होता है। तो मैं तो लिख सकता हूँ मैं एंड ऑफ वीक 1 थ्रू 4 थ्योरी, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये थ्योरी पूरी देख लो, ये मोर देन इनफ है। इसके बाद बस प्रैक्टिस करना, तुम्हें प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो ग्रेडेड असाइनमेंट जो भी 4 हफ्ते के मिले हैं बस उनको ही कर लो तो भी काम हो जाएगा, या फिर उसके बाद टाइम मिले तो प्रैक्टिस असाइनमेंट, ये दोनों चीज़ें करनी है। और खुद से सॉल्व, और जहाँ पे भी डाउट हो चैट जीपीटी से तो करो। और बहुत ही आसान सवाल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चैट जीपीटी बता देगा, या फिर जेमिनाई या क्लॉड कोई भी, हाँ उनका यूज़ करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। थ्योरी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है नंबर ऑफ रिड्यूस्ड कनेक्शंस। अब देखो कितने रिड्यूस हुए, 36 - 9, तो टोटल इसके लिए अलग से फॉर्मूला दे रखा है रिड्यूस कनेक्शन से, लेकिन इतना दिमाग क्यों लगाना। पहले हम कनेक्शन विदाउट बिनिंग निकाल देंगे, और फिर बिनिंग निकाल देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, ये हो गया विदाउट बिनिंग
ये हो गया विथ स्पिनिंग, और उसको हमने माइनस कर दिया तो आगे 27, तो 27 आ गया रिडक्शन, कितने इतने कनेक्शन रिड्यूस हो गए अपने, बस ये है। तो एंड ऑफ थ्योरी सेशन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द होल सेट, और रैंक करते सेशन को, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।